नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। युवाओं का रोजगार आज सिर्फ सामाजिक या आर्थिक विषय नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं के साथ खिलवाड़ बता रही है, तो वहीं सीएम का दावा है कि बिना पर्ची बिना खर्चे के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती का रिजल्ट आया। 613 पदों के लिए सिर्फ 151 ही क्वालिफाई कर पाए, जिसके बाद से ही छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 35% का क्राइटेरिया तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। विज्ञापित पदों के कम से कम 2 गुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। एसकेटी की सभी उत्तर पुस्तिकाएं और ओएमआर शीट्स आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो वहीं छात्रों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धरने को समर्थन देने के लिए सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा भी पंचकुला पहुंची। युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। क्लास 1 क्लास 2 में जितनी नौकरियां निकाल जाती हैं, आप लिस्ट लगा के देखो, नहीं तो आपको मैं दे दूंगा। उसमें ज्यादातर बाहर के, हरियाणा के तो नॉमिनल से हैं। तो इस बात की हरियाणा के युवाओं को तकलीफ है। और एचपीएससी का चेयरमैन भी यहाँ हरियाणा का नहीं है। क्या ऐसी क्या बात हुई? यूपीएससी में तो हमारे बच्चे क्लियर हो जाते हैं, हरियाणा में नहीं होते, क्योंकि वहाँ बोली चलती है नौकरियों की। प्रोटेस्ट करना जायज है। आप इनकी व्यथा समझिए, आप इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, आप इनके माँ बाप के बारे सोचिए, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरे हरियाणा के बारे सोचिए। जो हमारे बच्चे चाहे एससी के हैं, बीसी के हैं, या इवन जनरल कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी में भी आपने देखा कि बाहर के लोग आ जाते हैं, उनको नौकरी मिलती है। हमारे ये जो बच्चे हैं, एससी बच्चे, अब आप देखो कि इनकी भी नौकरियां, इनको कहाँ आएंगी नौकरी? जो इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं, यूपीएससी को तो ये कर लेते हैं, यूजीसी तक इनका ठीक रहता है, लेकिन अपनी स्टेट में इनको नालायक घोषित कर दिया जा रहा है। तो वहीं रोजगार के मुद्दे पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। सीएम नायब सिंह सैनी का दावा है कि बीते 1 साल में 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी गई है। इसके साथ ही 22 जनवरी 2023 को युवाओं को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने पुलिस कांस्टेबल सीईटी 2025 के अंतर्गत 3 वर्ष की आयु छूट देने का फैसला लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं की बातों को गंभीरता से सुना है। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है। हमने हरियाणा के अंदर अभी 1 साल के अंदर 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने उस छूट का निर्णय लिया है, और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे, और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था, उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार सिर्फ जरूरत नहीं, भविष्य की बुनियाद होती है। कहीं न कहीं प्रदेश की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी चुनावों में निर्णायक भूमिका भी निभाती है। शायद यही कारण है कि रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक गलियारों में भी तूल पकड़ रहा है। एक तरफ सरकार का दावा है कि पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, दूसरी तरफ विपक्ष एचपीएससी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार पर निशाना साध रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुखबीर नागर जी हैं। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश कापड़ीपास हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जौदौन भी चर्चा का हिस्सा होंगे।
सुखबीर जी, आपका स्वागत है चर्चा में। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं 34,000 नौकरियां एक साल में दे दी हैं, वो भी पारदर्शी तरीके से। जनता किस पर भरोसा करे? जी, आपको और आपके चैनल के साथी को मेरे नमस्कार जी। सरकार हर वादे पे सरकार कह रही है, कर नहीं कुछ रही। अभी भी हरियाणा सरकार के 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं और शिक्षण संस्थानों में 50% पोस्टें खाली पड़ी हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता जाते तो अच्छी से बात हो जाती। 8 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर हुआ था जी। 26 सवाल ऐसे थे तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नकल किए हुए थे और 6 से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ही ले रखे थे। तो 32 सवाल बिहार के जो सर्विस के हैं उनसे ले रखे थे, तो और पेपर लीक करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आज युवाओं की हालत जो बाहर के लग रहे हैं ना, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर को पढ़ लो, वो बाहर के इसलिए लग रहे हैं। तो पारदर्शिता कहाँ हुई? जो पेपर हरियाणा के, बच्चे हरियाणा के, सेंटर हरियाणा के और सवाल ले रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, उनको फिर वो पेपर लीक हो जाता है, उन बच्चों को पढ़ा देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे तो रह गए ग्रुप डी के लिए और ऑफिसर के लिए रह गए बाहर के बच्चे। उसके आगे एचपीएससी के चेयरमैन भी संयोग से बिहार से हैं, लोक वर्मा जी। हरियाणा, एक मैं वाक्य और बताता हूँ आपके लिए। हरियाणा में 29 मई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल का पेपर हुआ था। पंचकुला में पेपर हुआ, पेपर शुरू होते ही बच्चों ने बता दिया भी पेपर के जो पैकेट हैं वो उनकी सील टूटी हुई है। बच्चों ने ये बता दिया भी ना तो यहाँ जैमर काम कर रहे, ना यहाँ कैमरा ओपन कर रहा। बच्चों ने सब जगह अपने एप्लीकेशन दी, सर्विस कमीशन में दी, चेयरमैन साहब को दी, सबको दी, लेकिन किसी ने बच्चों की कोई आवाज सुनी नहीं। अगर इतनी पारदर्शिता काम होता तो वो बच्चों की सुनते, उन्होंने बच्चों किसी की कोई बात नहीं सुनी। आज भी बच्चे एचपीएससी के कार्यालय के सामने धरने पे बैठे हैं। बच्चे हमारे बेरोजगार बहुत भारी मात्रा में हैं, लेकिन जब अभी भर्तियां होती हैं तो बाहर के बच्चे आते हैं, यूपी बिहार के बच्चे आते हैं। हमारे तो इंग्लिश के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तो 8% लगे हैं। तो पारदर्शिता कहाँ से, कैसे माने? दूसरा आपने बताया भी 3 साल की छूट दे दी पुलिस वाले बच्चों को जो सरकार की नाकामी से अवरुद्ध हो गए थे। तो ये छूट का मामला नहीं है, सरकार की नाकामी का मामला है। अगर सरकार सही ढंग से भर्ती करती तो उनको 3 साल के लिए, और वो भी कहाँ ऐसे दे दी। बच्चों को हड़ताल करनी पड़ी, बच्चों को रोड पे आना पड़ा, विपक्ष को आवाज उठानी पड़ी, जब जाके सरकार के कान पे रेंची है, वरना तो ये कोई काम नहीं करते। ठीक है। अगर वो पुलिस में तो 3 साल की दे दी छूट, बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी जो नौकरियां हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट है, उन बच्चों का क्या होगा? ठीक है मुकेश जी, देखिए, जिस पारदर्शिता को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, उसी पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, जैसा कि कांग्रेस पार्टी जब से हमारी तीसरी बार सरकार बनी है हरियाणा में, तब से हताश और निराश है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि भाई जब 2004 का जो समय था, जब आपकी सरकार थी, तो उस समय आपने कितनी एचपीएससी में भर्ती की थी? आप अगर ये रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ 3200 से 3500 सीटें भरी थी एचपीएससी की। और जब 2014 के बाद हमारी सरकार बनी तो इन 11 सालों में हमने 10,500 नौकरियां देने का काम किया। देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या क्या है? कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि पहले नौकरियों की जो लिस्ट थी वो मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की कोठी पर बनती थी। इनेलो के राज में इनकी कोठियों पर बनती थी। इस आरोप में ये जेल गए हैं, 10-10 साल की जेल काट के आए हैं। आप इनको, जब गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दलित का बच्चा अगर नौकरी लग रहा है, आइए मैं आपको अनेक गाँव में चलूंगा, आप देखिए जिसके सर पर छत नहीं है, बिल्कुल गरीब मजदूर का बच्चा, वो नौकरी लग रहा है। आप ये बताइए कि हमें अभी 3 साल की छूट दी, जो बच्चे जिनकी आयु बड़ी हो गई थी, जो इसमें बैठ नहीं सकते थे एग्जाम में, अभी सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए 3 साल की छूट दे दी।
अब ये बात करते हैं किसान की, तो किसान ने बताऊंगा 24 फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं। बात कर रहे हैं महिला की, तो महिलाओं को हम लाडो लक्ष्मी योजना दे रहे हैं। आप बताइए, अब कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इनको लग रहा था कि इस बार इनकी सरकार बन जाएगी, और सरकार का तो क्या रहा, वो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश ने देखा। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल में मात्र 3500 नौकरी दी है एचपीएससी के माध्यम से, और वहीं 10 सालों में हमने 10,500 नौकरियां दी है। इनका जवाब दीजिए, इनका जवाब क्या है इसके ऊपर। उसके बाद अगर पूरी ओवरऑल सरकारी नौकरियां देखिए तो इन्होंने 10 साल में मात्र 78,000 नौकरियां दी थी, जो हमने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी 10 साल में। इसके ऊपर जवाब बताइए। और सबसे बड़ी बात, इनके खुद की विधायिका गीता भुक्कल जी की बेटी हमारी सरकार में नौकरी लगी है। अब ये कहेंगे कि वो तो ईमानदारी से लगी है, हम भी कह रहे हैं ईमानदारी से लगी, कोई भेदभाव नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, या कोई आम परिवार का बच्चा हो, पहले भावना जी नौकरियां ऐसे लगती थी कि एक परिवार, एक पीढ़ी तो नेता के पीछे चक्कर काटने में लगाता था, तब ठीक है जाकर मुकेश के जी, मैं उसका आपके पास बेटा वापस चपरासी लौटूंगी। लगता था। राजेंद्र जी देखिए, अब रोजगार का मुद्दा केवल युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ नहीं है, अब कहीं ना कहीं राजनीति ने भी इसमें तूल पकड़ ली है। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि बेरोजगारी जब बढ़ती है और लोगों की रोजगार की चाहत बढ़ती है, जब वो मजबूरियां बढ़ती हैं, तो वो राजनीति का विषय भी बन ही जाता है। अब हरियाणा में तो भर्तियां तो चलती रही हैं, लेकिन भर्तियों पर बड़ा प्रभाव रहा है। कभी पेपर लीक का, कभी कोई भर्ती रद्द करने का, कभी जो है क्वेश्चन पेपर में जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं, संदर्भ से बाहर, जो जॉब से संबंधित नहीं हुए हैं, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। और दूसरा ये भी है कि हरियाणा से बाहर के लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है। विपक्ष इन सारे मुद्दों को उठाता रहा है। सरकार को इस पर एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, जो संसदीय डॉक्यूमेंट होता है, उसमें बताया जाए कि आखिर में हरियाणा के कितने लोगों को हम दे रहे हैं और बाहर के कितने लोगों को नियुक्तियां दे रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा बना रहा है अभी तो, विशेष तौर से यही बना रहा है कि गैर हरियाणवियों को, हरियाणा से बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और हरियाणा के लोग जो है उससे वंचित रह गए। तो ये है कि वो प्रदेश के लोगों को, प्रदेश सरकार की प्राथमिकता तो प्रदेश के लोगों को नियुक्ति देने की होनी चाहिए। वो तो जरूरी है, क्योंकि वो तो प्रदेश की सेवा के लिए ही उसका चुनाव किया गया है, उसका गठन हुआ है। तो उसको सबसे पहले अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान, अगर बेरोजगारी यहाँ है, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, तो उनको पहले जो है नियुक्ति दी जाए। अब सवाल ये है कि विपक्ष ये उठा रहा है कि बाहर के लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है। कई बार ये भी हो रहा है कि पदों के अनुपात में उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, तो पदों की पूरा भरने का काम भी नहीं हो पा रहा। तो ये हरियाणा में बहुत बड़ी समस्या है। कई बड़ी संख्या में पद खाली है। पहले ये चलता रहता था 1,80,000, करीब 2 लाख के आसपास पद खाली है, रिक्तियां हैं, उन सबको भरने का काम होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है 5 साल में 2 लाख रोज नौकरियां देंगे, तो वो चल रहा है काम। अभी जो है ये 5500 भर्तियां निकली हुई है पुलिस कांस्टेबल की। तो इस सिलसिले में जो है आगे सरकार को और ज्यादा प्राथमिकता अपने प्रदेश के लोगों को देना है और इस तरह से सारी व्यवस्थाएं करनी है कि पेपर लीक ना हो और पेपर जो है उस पर कोई रिश्वतखोरी भी ना हो। और सरकार तो कहती है बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन ये पेपर लीक और आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और ये सब इन बातों पर भी कंट्रोल होना चाहिए कि थोड़ा व्यवस्थित तरीके से भर्ती हो। और आए दिन जो है भर्ती रद्द होने का जो सिलसिला है वो भी बंद होना चाहिए। भर्ती अगर एक बार निकल गई, अभी सरकार ने वो सीईटी 2 साल 3 साल नहीं हो पाई थी, तो 3 वर्ष की छूट दी है उम्र में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, तो ये ठीक है। लेकिन ये सीईटी भी रेगुलर होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो पाती है ये ठीक से। बिल्कुल, तो सवाल कई हैं। मुकेश जी देखिए, पारदर्शिता का बड़ा मुद्दा रहता है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो खुद कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने सवाल। नेता प्रतिपक्ष ने तो साफ तौर पर कह दिया कि युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा आरोप, क्या आपको लगता ही नहीं है कि हरियाणा में युवा इतने लायक हैं कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए? पारदर्शिता का तो सबसे जीता जाता सबूत ये है
कि हरियाणा वासियों ने तीसरी बार, हरियाणा गठन के बाद शायद पहले बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये पारदर्शिता का सबूत है। अगर हमारी सरकार पारदर्शी नहीं होती तो क्या तीसरी बार सरकार बनती? दूसरी बात, आप अगर पारदर्शिता का अगर आप एक नमूना लेना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हरियाणा के गांव में जाओ और जो भी सरकारी नौकरी लगे हैं आप उनके पास जाइए, उनके माता पिता से बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। आप अगर जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जिनका राजनीतिक वजूद ही नहीं था, जो किसी नेता को नहीं जानता था, ऐसे बच्चे सरकारी नौकरी लगे। पारदर्शिता के मामले में तो हमारी सरकार का कोई मुकाबला नहीं। देखिए, तो आप अभी बात हो रही थी कि भाई कितने पद खाली। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक व्यवस्था होती है, HPSC है, HSSC है, तो एक प्रक्रिया के तहत ही बच्चे नौकरी लगाए जाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरह तो है नहीं कि कोई एग्जाम होना नहीं है, घर में लिस्ट बन गई। इनेलो सरकार की तरह तो है नहीं कि घर में लिस्ट बना करके जारी कर दी। देखिए, इसका एक सबका एक तरीका होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े साफ और स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक एक नौजवान जो पढ़ता है, जो कोचिंग कर रहा है और जो लायक होगा वो सरकारी नौकरी लगेगा बिना किसी भेदभाव के। अब बात आती है कि हरियाणा के बाहर के नौजवान लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हरियाणा के नौजवान दिल्ली पुलिस में नहीं लग रहे हैं? क्या हरियाणा के नौजवान अभी राजस्थान की नौकरियों में नहीं लगे हैं? क्या यूपी की नौकरियों में अभी हरियाणा के नौजवान नहीं लगे हैं? जो काबिल होगा वो लगेगा। ये तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास तीसरी बार हारने के बाद अब कोई वजूद बचा नहीं है, तो एक ये नैरेटिव प्ले करते हैं। ठीक है मुकेश जी, जवाब ले लेते हैं। सुखबीर जी, मुकेश जी को आपने सुना, ट्रांसपेरेंसी पर अपने आप को 10 on 10 दे रहे हैं, कह रहे हैं जो योग्य होगा उसे नौकरी मिलेगी, व्यवस्था के जरिए नौकरी मिलती है, और विपक्ष प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भ्रष्टाचार का नाम अनुदान रख लिया। HPSC के ऑफिस में 1 करोड़ से ऊपर की रिश्वत पकड़ी गई थी, इन्हीं की सरकार में पकड़ी गई, इन्हीं के कर्मचारी के पास पकड़ी गई। अगर 1 करोड़ से ऊपर की बात करते हैं तो अलग बात है। ये तथ्य है, हर जगह आपने भी खबर चलाई होगी जरूर भी 1 करोड़ से ऊपर के HPSC के अधिकारी को रिश्वत मिली, अटैची वही मिली है ऑफिस के अंदर ही, बाहर भी नहीं थी। दूसरा, एक बात और बताता हूं मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई 7 साल के बाद और उसमें 6 जो उनकी सील गायब थी। सरकार ने कहा भाई ये तो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ना, और 26 सवाल ऐसे पूछे गए जो सवाल ही गलत थे, जिनका जवाब ठीक हो ही नहीं सकता, सवाल ही गलत थे। 26 सवाल में ऐसे थे। सरकार ने लिफाफोती करके कर दिया भाई तो ट्रांसपोर्ट में इन लिफाफे फट गए इसलिए ये है। लेकिन ये बात तो कहते हैं 30 मई को, और फिर 26 सवाल ठीक है सुखबीर जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार 3 जून को इन्होंने, आपके पास वापस आऊंगी। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए जब भी ये सवाल किया जाता है कि हरियाणा के युवाओं को कम तरजीह दी जा रही है, सामने से काउंटर आता है कि दूसरे प्रदेशों में भी तो हरियाणा के युवा नौकरी पर लग रहे हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? नहीं वहाँ चलिए वो तो है, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ जो है बेरोजगारी है, पहले उसका समाधान होना चाहिए। वो ठीक है कि ये अभी जो है पुलिस भर्ती हुई थी तो जो पास आउट हुए थे 5062 जवान जो है ट्रेनिंग के बाद, तो उसमें बताया गया था उसमें कुछ परसेंटेज में बाहर के भी युवा थे। मुझे ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा है कि कितने थे, लेकिन थे बाहर के युवा भी यहाँ भर्ती हो रहे हैं। लेकिन अब ठीक है कि वो तो हरियाणा के, लेकिन एक मुद्दा तो है कि पहले आप परफॉर्म कीजिए अपने यहाँ के युवाओं को, अगर वो नहीं मिलते हैं तब आप बाहर के युवाओं को जो है कॉल कीजिए। अब CET करने के बाद एक मुद्दा यही रहा था कि जो CET क्लियर करके बैठे हुए हैं उन सबको अवसर नहीं मिल रहा। C ग्रेड में D ग्रेड की भी हुई है, तो पहले आप जो CET करके बैठे हुए हैं आपके यहाँ, जो कॉमन साझा एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, साझा पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए, वो तो इंतजार में बैठे हुए, तो उनको इंतजार में मत रखिए ना, पहले उनको प्रेफर कीजिए जिनसे आपने एग्जाम क्लियर करवाया है। जो क्लियर करके इंतजार में है तो उनका इंतजार समाप्त होना चाहिए। वो ठीक है कि बाहर जो है युवा भर्ती हो रहे हैं, वो तो एक अलग बात है कि वो चले गए, उनको चांस मिल गया,
लेकिन सरकार, यहाँ की सरकार का दायित्व तो बनता है ना कि अगर आपने सीटी क्लियर करवाई है और उनको ये आश्वासन दिया है सीटी के बाद कि आपने सीटी क्लियर कर ली, तो जब भी भर्ती निकलेगी तो आपको बुलाया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा योग्यता के आधार पर। तो फिर ये सरकार की ये बहुत जिम्मेदारी, बहुत प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो सीईटी क्लियर करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले बुलाए। बाहर वाले तो वो सीईटी नहीं की उन्होंने, और फिर वो कैसे आगे। सवाल ये है कि आपने सीईटी की अनिवार्यता अगर लागू हुई है तो विरोधाभास हो गया ये तो, कि एक तरफ तो आप सीईटी वालों को ही बुलाना चाहते हैं और एक तरफ बाहर से आ रहे हैं वो तो बगैर सीईटी के आ रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो सरकार को ये देखना चाहिए, उसमें जस्टिफिकेशन, एक न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले सीईटी वाले को प्राथमिकता दी जाए। सीईटी में अगर नहीं मिलते हो, जिन्होंने सीईटी क्लियर की हुई है, ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिलते, तो फिर आप बाहर वालों को कॉल कीजिए। तो ये चेंज सरकार को करना होगा। बिल्कुल बड़ा बिंदु है। मुकेश जी, सरकार की प्रायोरिटी क्या है? पहले प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करना है या बाहर से जो युवा आ रहे हैं उन्हें आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे? जी, मुझे लगता है कि लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल। आप देखिए, अगर आप हर मुद्दे पे, अगर आप नौकरी के मुद्दे मेरे नौजवानों की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार ने 10 सालों में 78,000 नौकरियां दी, हमने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जो हरियाणा वासी, हरियाणा के नौजवान। अब बात आते हैं बुजुर्गों की, तो हमने बुढ़ापा पेंशन उनकी कहाँ पे थी और हम कहाँ पर ले आए। अगर बातें करें महिलाओं की, तो महिलाओं के अपराधों में कमी आई है, पिछले वर्ष की अगर तुलना करें तो 7.5% की कमी आई। अब बात करते हैं किसानों की, तो 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही। यहाँ कांग्रेस राज ने 1,000 करोड़ रुपया ये मुआवजा दिया था 4 से 14 में, 2004 से 2014 में हमने 10,500 करोड़ दिया 2014 से लेकर अब तक। अगर आप हर पक्ष पर देखेंगे तो हमने कांग्रेस सरकार से 10 गुना बेहतर काम किया, और वही कारण है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। अभी ये कह रहे थे, अभी एक प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए एचपीएससी दफ्तर में पकड़े गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई पकड़े किसने पकड़े? वो हमारी सरकार थी, हमने उनको पकड़वाया और उसके बाद उसको जेल भेजा, और जो भी दलाल पहले बैठे हुए थे कांग्रेस राज के, उन सबको चुप चुप कर पकड़ करके जेल में भेजा है। अगर हमारी सरकार मिली भगत होती तो क्या हम उसको पैसे को पकड़ते? ये सोचने की बात है। कोई भी आदमी बता सकता है इस बात को कि अगर सरकार मिली भगत होती तो पैसे पकड़े जाते क्या? ईमानदारी से काम हो रहा है, गरीब का बच्चा नौकरी लग रहा है, और यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि पहले मंत्री और विधायकों ठीक है मुकेश जी, सुखबीर जी से पूछ लेते हैं उन्हें हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुखबीर जी, युवाओं को नौकरी मिल रही है तो आपको हजम नहीं हो रहा? 2013 में। ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ठीक है सुखबीर जी, नहीं, अब मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा और अगर आपकी वॉल्यूम थोड़ी अप हो जाएगी तो और मदद होगी। नहीं, मेरी तरफ से पूरी अप है। ठीक है, तो मैं पहले भी वही बात कर रहा था, तो इनको जवाब दिया। अब ये कह रहे 1 करोड़ रुपया हमने पकड़े तो उसको रिश्वत नहीं मानते अभी इस बात को, वो अनुदान हो गया इनका। दूसरी बात, 7 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर सर्विस लगे हैं जी, तो उस जो पेपर लिया गया उसमें 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन ही सही नहीं थे, तो उसका जवाब कैसे आएगा? और जब बच्चों से पेपर लिए गए तो ऑन कैमरा जब पैकेट खोले गए तो 6 जो पैकेट थे क्वेश्चन पेपर के, उनको सील नहीं लगी हुई थी, ऑन कैमरा कैद भी हो गए वो। बच्चों ने शिकायत करी, सब चीजें करी, तो इनको पकड़ में आ गई बातें। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी जब ट्रांसपोर्ट में इधर से उधर पेपर जा रहे थे ना, तो उनमें कागज फट गए। फिर जो 26 सवाल गलत थे उनके ऊपर कुछ नहीं बोले। ये 30 मई को सरकार का लिखित जवाब है, 30 मई को, भाई ट्रांसपोर्ट की वजह से ये हो गया, और 3 जून को उस पेपर को कैंसिल करना पड़ा। जो 26 सवाल रिव्यू भी करे उन्होंने और पेपर कैंसिल करना पड़ा, तो क्या अनियमितता नहीं थी? क्या उसने देखा नहीं ऑन कैमरा तुम पकड़ में आ गए हो? अब ये कहेंगे तो सरकार हमारी थी, कैमरे हमारे थे, हमारे पकड़ में आ गए। यानी गलत करो और फिर उस पर लिपा पोती करो, फिर शाबाशी भी दे दो, अपने आप को शाबाशी भी दे लो। ये तो इनका काम रहा। फिर अब जो सर्विस की बता रहे हैं ना, आरटीआई से खुलासा हुआ है, हरियाणा के सरकारी जो कॉलेज में 40% में तो प्रिंसिपल ही अनियमित है, 40%। तो बच्चों को जो रोजगार की बात कर रहे हैं, यदि HKRN वो भी ये पक्का रोजगार माने, तो सीएम साहब ने कहते मैं आते कलम से पक्का करूंगा, आज तक पक्का नहीं किए बच्चे।
उसको रोजगार मान रहे हैं। इनके रोजगार मानने का तरीका ही एक अलग है, पकौड़े तलने को भी रोजगार ही मानते हैं। वे आदमी बाहर रेडी पे पकौड़े तल रहा है, वो सरकार ने रोजगार ठीक है मुकेश जी जवाब दीजिए। एक मिनट, ठीक है सुखबीर जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। मुकेश जी 8,137 सभी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर हैं जी। 4,000 सुखबीर जी आप सवाल ही पूछते रहेंगे तो जवाब कब मिलेगा आपको फिर? लीजिए जवाब जी। ठीक है मुकेश जी। देखिए सुखबीर जी के साथ समस्या यही है कि मैंने इनसे इतने सवाल पूछे, इन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। और क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनके पास जवाब है भी नहीं। आप बताइए, मैंने इनसे कहा कि आपने 10 सालों में ऑन रिकॉर्ड आप डेटा निकलवाइए, आपने 3500 लोगों को एचपीएससी से 10 सालों में रोजगार दिया, हमने 10,500। जब हम आपसे 3 गुना ज्यादा नौकरी देकर, 3 गुना से भी ज्यादा, आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ऑन रिकॉर्ड में आपसे पूछ रहा हूँ, हमने आपसे 3 गुना से ज्यादा नौकरी दी और आप नौकरी नहीं माने हमने। अब जो बच्चे डीसी रेट ठेकेदारी प्रथा ये सब किसने चलाई? वो 3500 लोग नौकरी कौन लगे? आपके रिश्तेदार लगे, कांग्रेस पार्टी के वर्कर लगे, यहाँ पर आम आदमी लगा। सबसे बड़ी अगर सुखबीर जी आप मुंबई से एक बार दिल्ली से जयपुर चले जाएंगे तो आप भी भाजपा को ही वोट देंगे। एक बार आप द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर राहुल आके आइए। पहले रेवाड़ी नागौर का व्यक्ति अगर चंडीगढ़ जाता था तो वो सब तो अलग मुद्दे हो गए, लेकिन आपको ठीक है मुकेश जी आप मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और समर्थन दिया जा रहा है विरोध प्रदर्शन को, कुमारी सैलजा भी वहां पर पहुंची है और साफ तौर पर यही कह दिया गया कि युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुखबीर जी का वोट तो आपको अगर मिल भी जाता है, युवाओं को कैसे भरोसा मिलेंगे आप? देखिए युवा के भरोसे युवाओं ने तो वही सरकार बनाई है। आप जो फर्स्ट टाइम वोटर था, फर्स्ट टाइम वोटर, सर्वे में भी ये बताया गया है, जो फर्स्ट टाइम वोटर था, जो नौजवान था, उसने नौकरी के मुद्दे को लेकर के 80% फर्स्ट टाइम वोटर ने हमारी वोट दी है। कैसे दी है? क्योंकि ईमानदारी से नौकरी लगी है, इसलिए हमें वोट मिली है। अगर फर्स्ट टाइम वोटर हमें वोट नहीं देता तो हमारी सरकार कैसे बनती? देखिए ये प्रोपेगेंडा है कांग्रेस के पास। आने वाले 4 सालों में दरअसल इनको अभी क्या विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है, अभी 10 साल हुए हैं, अभी और 10-20 साल विपक्ष में बैठेंगे तो इनको कैसे विरोध करना है वो भी आ जाएगा, अभी सीख रहे हैं। अगर विपक्ष की ट्रेनिंग लेनी है तो भारतीय जनता पार्टी से लीजिए, क्योंकि हम तो विपक्ष में रहे हैं हमेशा। मुद्दे उठाना अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कि मुद्दे उठाए, ठीक है, लेकिन जायज बात को करें। से अपनी बात रखिए, फिर मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। जी मैं इसलिए अभी मैं समाप्त करूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जो 4 मुद्दे अभी हरियाणा में है, नौजवानों के मुद्दे में मैंने बताया, आप नौकरी में कंपैरिजन कीजिए। अगर आप महिलाओं के, हमने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 महिलाओं, सभी मुद्दों पर हम हर दिन ही चर्चा करते हैं। फिलहाल आज युवाओं के लिए, हाँ युवाओं के लिए आज आप सब हमारे मेहमान हैं। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि हम तो पारदर्शिता की तरह नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुखबीर जी ने बोला कि क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है या फिर कुछ भी ऐसी कमियां हैं, तो दर्शकों को एक बार समझाइए, क्या कोई पैमाना नहीं है इसे मॉनिटर करने का, इसे नापने का? नहीं देखिए, जब वो क्वेश्चन पेपर तो अपने आप में ऑन रिकॉर्ड ही है, अगर वो आया है उसमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट आए हैं। पहले भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया है और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी खुलासा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आए जो जॉब या जो भर्तियां की जानी थी जिन पदों की, उनसे संबंध नहीं था उनका। अब अगर पुलिस भर्ती में आप जो है वेटरनरी के सवाल पूछने लग जाए तो एक कांस्टेबल को वेटरनरी से संबंधित सवालों से और जवाबों से क्या मतलब है? उसको तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो है सवाल होने चाहिए, या जो एक सामान्य ज्ञान होता है प्रदेश का, देश का, उसके बारे में पूछे जाने चाहिए। अभी जो है ये सवाल भी उठाया जाता रहा है कि जो हरियाणा की भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें हरियाणा से संबंधित जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाने चाहिए, वो नहीं होते। उससे बाहरी जो अभ्यर्थी है वो सफलता हासिल कर लेते। अगर वो हरियाणा से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो वो पीछे पिछड़ जाएंगे और हरियाणवी जो है ठीक से उनका जवाब दे सकेंगे। तो ये भी एक मुद्दा है। तो सरकार को तो किस तरह से तर्कसंगत सारी व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो सारा अविश्वास के खाते में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उदाहरण के साथ उन क्वेश्चंस को बताया गया तो फिर वो उसको स्वीकार भी करना होता है कि इस तरह का हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें तो आप डिनाई कर नहीं सकते कि कौन से सवाल ऐसे थे जो जॉब से संबंधित नहीं थे, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। तो ये है कि राजेंद्र जी, हाँ जी, 26 सवाल ऐसे थे जो सवाल ही गलत थे।
हिंदी प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। हाँ जी, 26 सवालों के सवाल ही गलत थे, जवाब तो बच्चा देगा कहाँ से जब सवाल ही गलत पूछ रहे हो आप। हाँ जी, बिल्कुल सुखबीर जी, राजेंद्र जी भी यही कह रहे थे। अब आप अपनी बात रखिए, फिर मुकेश जी से सवाल का जवाब लेंगे। मैं एक बात और बता देता हूँ, 2 लाख रोजगार कह रहे हैं, एचकेआरएन को ये पक्का रोजगार मानेंगे। पेपर लीक, बेरोजगारी का आलम, सारी भर्तियां कोर्ट में चली गई, पारदर्शिता के कारण चली गई। अगर पारदर्शिता ज्यादा होगी ना, इसलिए सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर हैं। 8,137 स्वीकृत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं जी, 4,902 पद खाली हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊं तो इंग्लिश के 1146 में से 792 खाली हैं जी, 1146 में 792 खाली हैं। ज्योग्राफी में 806 में से 508 पद खाली हैं। मैथमेटिक्स में 704 में से 40 पद खाली। और इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण आपके लिए, एनवायरमेंट का 100% पद खाली हैं। अनियमित जो दूसरे प्रोफेसर किसी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जब स्कूल में प्रोफेसर, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, स्कूल में मास्टर प्राध्यापक नहीं है, क्या भविष्य है रहने का युवाओं का? इनसे पूछो। जब 50% से ऊपर पद खाली हैं। पीछे तो एस्टेट इंजीनियर एसडीओ की भर्ती हुई थी ना, 214 पद में से 29 हरियाणा के लगे। और ये एक महत्वपूर्ण बात मैं इनको बताता हूँ, ये तो बताई ना, दिल्ली में हमारे बच्चे लगते हैं, राजस्थान में हमारे बच्चे लगते हैं, यूपी में हमारे बच्चे लगते हैं। इनकी सरकार से पहले ये था भाई, जो हरियाणा में 10 साल से रह रहे हैं ना, वो 10 साल का डोमिसाइल होगा, वो फॉर्म अप्लाई करेगा। इनकी सरकार ने षड्यंत्र के तहत, आरएसएस की नीति के तहत उसको 10 साल से 5 साल का कर दिया, इसलिए बाहर के युवाओं की भरमार होगी। ठीक है, सारा षड्यंत्र क्यों रच रही है सरकार? हाँ जी, मुकेश जी से सवाल पूछ रही हूँ। आपने बोला ना कि सरकार षड्यंत्र रच रही है, मैं मुकेश जी से जानना चाह रही हूँ आखिर पहले 10 साल का डोमिसाइल इन्होंने 5 साल कर दिया। देखिए सुखबीर जी की परेशानी में समझता हूँ। अभी मेरी परेशानी समझने की जरूरत नहीं है, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की परेशानी समझो। मेरी तो परेशानी नहीं। देखिए जवाब दे रहा हूँ, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की परेशानी समझने की कोशिश करो। उसी का जवाब दे रहा हूँ। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब शपथ ली थी और हमारी तीसरी बार सरकार बनी थी, सेम डे जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसी दिन 24,000 बच्चों को नौकरियां दी गई। क्या हरियाणा के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी हुआ था? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दी गई या नहीं दी गई? बताइए आप। 24,000 बच्चों को एक साथ नौकरियां दी गई सेम डे जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था। और आप जो बात पद खाली की कर रहे हैं, देखिए सुखबीर जी, मैंने आपको पहले बताया, ये एक प्रक्रिया है। हम घर पर बैठकर लिस्ट नहीं बनाते, हम एग्जाम कराते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो प्रक्रिया है, ये सारी नौकरियां भरेंगे, आप निश्चिंत रहिए। गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा जो लगेंगे। और एक व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैंने नौकरी के लिए 5 रुपए दिए हैं, तो आप आकर के हमें बता दीजिएगा। हरियाणा के नौजवानों को विश्वास है कि नायब सिंह सैनी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ईमानदारी से वो नौकरी लगेगी। क्या कभी 24,000 नौकरी एक साथ दी गई है? सरकार के पहले दिन 24,000 नौकरियां देकर के इतिहास बनाया हमने। क्या बात कर रहे हो आपको कोई अधिकार ही नहीं है। आप लोगों ने तो हरियाणा के गरीब नौजवानों की नौकरियों को बेचने का काम किया है। आप लोगों ने हरियाणा के गरीब नौजवानों को, जो बड़े बड़े लोग, जो आपके पार्टी के इर्द गिर्द के लोग थे, उनके बच्चों को नौकरियां देते थे। आपने गरीबों को हक को मारने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसलिए आप 11 साल से विपक्ष में हैं। और आप इंतजार कीजिए, अभी तो और कई साल आपको विपक्ष में रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की बात करें तो बताएं। साफ नियत का ये परिणाम है कि जो तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, और जो खाली बता रहे हैं, ये सब भरने का काम हम करेंगे। उसकी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक एक पद भरा जाएगा, 2 लाख नौकरियां हम देंगे, और उसके बाद हमारी जब चौथी बार सरकार बनेगी तो फिर 3 लाख नौकरियां हम देंगे। इसमें क्या बात है? ठीक है सुखबीर जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर लास्ट रिएक्शन का समय हो जाएगा। सुखबीर जी, ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी लास्ट रिएक्शन के समय में। सुखबीर जी जल्दी से कांग्रेस पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं ना, जो 24 लाख की बात, 24,000 की बात कर रहे हैं पहली कलम से, जो पिछली सरकार की पेंडिंग थी, जो इन्होंने एचकेआरएन को नौकरी मान लिया, और जो दलित और गरीब के बच्चों की बात कर रहे हैं ना, आप गलत खबर दे रहे हो, फिर गलत बात कर रहे हो। सुनो,
जो दलित बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बच्चे इनका जो पैमाना है भर्ती करने का, जो दलित गरीब या हरियाणा के जो युवा थे उनको इन्होंने चपरासी तक सीमित कर दिया। आज जो इन्होंने शुरू में जो 20 या 24 हजार जो नौकरियां लगाई थी, उसमें ये देखो उसमें कितने बच्चों ने छोड़ के अगली नौकरी ज्वाइन की। सिर्फ वही 20 से 24 हजार बच्चों को रोटेट कर रहे हैं, वही बच्चे अगली नौकरी में कामयाब हो रहे हैं। इनका जो रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है वो तो बेहद ही चालाकीपूर्ण है। जो सबसे होशियार बच्चों का पहले निकालते हैं, ये ग्रुप डी का रिजल्ट है, सबसे होशियार बच्चे आते हैं ग्रुप डी में, उसके बाद निकालते हैं उससे ऊपर वाली नौकरी का सी ग्रेड का, फिर उसमें, और वही बच्चे डी ग्रुप वाले आज डी ग्रुप के जो शुरू में लगाए थे 20,000 बच्चे, देखो कितने पद खाली हो गए। सारे बच्चों को वो छोड़ के आगे चले गए। आप छात्रों के साथ होशियार बच्चों को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? संशय पैदा कर रहे हैं, एक झुंझुना फैला दे बच्चों को इन्होंने। सुन लीजिए, आपने कहा कि पहले नौकरियां निकालते ग्रुप डी की, होशियार बच्चे उसमें चले जाते थे ग्रुप सी की। मुझे तो आपकी बात पे हंसी आ रही है। अगर कोई ग्रुप डी में मानने को लग गया, उस पर आप मनन करो, उसको ध्यान दो, उसको एक बार सीखने की जरूरत है आपको। अगर कोई ग्रुप डी में जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उसका भी काम है। मुझे पता चल जाए, ठीक है, कि आखिर कैसे ये प्रक्रिया चल रही है कि होशियार बच्चों को मौका नहीं मिल रहा। मुकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर होशियार बच्चों को मौका नहीं मिलता तो क्या हम पहले ही 24,000 बच्चों को नौकरियां दे पाते? क्या हम पिछले 11 सालों में 10,500 नौकरी HPSC के माध्यम से दे पाते? क्या हम पिछले 11 सालों में 2 लाख से ऊपर नौकरियां दे पाते? अभी मुख्यमंत्री जी ने नौजवानों से गुड़गांव में मुलाकात की है, और आपको पता है उसमें डिस्कशन क्या हुआ है? जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नौजवान जो व्यापार करना चाहते हैं, जो और लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, उनके साथ हमने बातें की कि उनको कैसे आसानी से लोन दिए जाए, कैसे वो कहां पर अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को हम कैसे अडॉप्ट करके। और हरियाणा जो गुड़गांव जो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, जो पहले मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता था, अब भविष्य ऐसा है कि वो AI सिटी के नाम से भी जाना जाए। इस पर काम हो रहा है। आप दूरदर्शिता देखिए, आज AI के बारे में नौजवानों से मीटिंग कर रहे हैं AI के ऊपर। ठीक है, राजेंद्र जी लास्ट रिएक्शन। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार यूं तो बहुत मल्टी डायमेंशनल जो है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर चल रही है, तो वो अपने सरकारी पदों में जो या अपने सरकारी स्टाफ में जो रिक्तियां हैं उनको भरने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप वगैरह भी जो है उसमें प्रोत्साहित कर रही सरकार, और उसमें भी कई सुविधाएं लेकर आई है, जिसमें लोन सुविधा और कई प्रोत्साहन नीति। तो सरकार का ये जोर है कि आप नौकरी मांगने वाले ना बने बल्कि नौकरी देने वाले बने, तो अपना उद्यम स्थापित करें। तो वो और सरकार की बहुत उदार नीतियां इस मामले में, वो कर्ज भी दे रही है और रियायती दरों पर, रियायती इंटरेस्ट पर, ब्याज पर दे रही है। तो मल्टी डायमेंशनल चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार ने पिछली सरकारों में प्रयास किए हैं कि बड़ी कंपनियों में और बड़े उद्योगों में प्लेसमेंट कराने का प्रयास किया गया है। रोजगार मेले भी आयोजित किए गए। रोजगार मेलों में भी जो है लोगों को जो है उनके चॉइस के रोजगार काम धंधे लगाने के लिए वो उनके लिए लोन की व्यवस्था की गई। तो ये सब मल्टी डायमेंशनल चल रहा है। तो मिलके सरकार कुल मिलाकर ये है कि हरियाणा में बेरोजगारी का परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा कम होना चाहिए, जितना संभव है उतना कम होना चाहिए, सबको रोजगार मिले। और जो है 2047 का सपना है विकसित हरियाणा और विकसित भारत का, वो भी तभी पूरा होगा जब सबको रोजगार मिलेगा। तो सबको रोजगार मिलने की आदर्श स्थिति तभी पैदा होती है जबकि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो। तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री जी बहुत बजट पूर्व परामर्श में जुटे हुए हैं और लगता है कि, लेकिन सवाल ये भी है कि रेवेन्यू तो उतना ही आना है। सरकार इतने सुझाव लेके हेर फेर उसी में कर सकते हैं, प्राथमिकता बदलने का काम कर सकते हैं, तो रेवेन्यू कैसे जंप लेगा? और जो रेवेन्यू युवाओं को रोजगार देंगे तो प्रदेश को भी दिशा मिलेगी। राजेंद्र जी आपको बीच में ही रोकना पड़ेगा, मुझे समय थोड़ा सा कम है। सुखबीर जी जल्दी से अपना लास्ट रिएक्शन दीजिएगा, फिर मुझे मुकेश जी के पास जाना है। 10-10 सेकंड का समय आप दोनों के पास। बजट के बारे में बताऊंगा मैं। जो उद्योगों के लिए बजट की बात की है, 2023-24 और 24-25 में सरकार ने बजट उद्योगों का बजट किया था 1951 करोड़ रुपए। अब तक खर्च कर पाए हैं 873 करोड़ रुपए, आधा भी 50% भी नहीं खर्च कर पाए। तो ये घोषणाएं कागजों में सब चीज कर रहे हैं। अगर 1951 करोड़ का बजट था तो इन लोगों को दिया नहीं। अभी तो
इस बजट दिवस का 1 महीना 1.5 महीना बाकी है, तो सिर्फ ये घोषणाएं जो कर रहे हैं ना, सपने दिखा के आम पब्लिक को, भोली भाली जनता को, बेरोजगार युवाओं को लूट रहे हैं, सिर्फ सपने दिखाने के नाम से। लेना देना कुछ नहीं है। अब किसको उद्योगों में मिलेगा, तो इन्होंने बजट नहीं कर चुप कर पाए 50% भी। ठीक है सुखबीर जी। मुकेश जी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस सरकार का तो शुरू से काम रहा था कि परिवारवाद और क्षेत्रवाद। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है, अभी आप देखिए नई IMT क्षेत्र की जो घोषणा हुई है, वो रेवाड़ी में भी दिया गया है, जींद में भी दिया गया है, रोहतक में भी दिया गया है, हर जगह फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए भावना जी, आप देखिए, अगर ये संभव ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दी जाए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल है। क्या ऐसा हो सकता है कि हरियाणा के सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाए? नहीं, लेकिन जो बच्चे ऐसे काबिल बने कि वो और कई सैकड़ों लोगों को नौकरियां दे, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा 50% नहीं, अभी ठीक है अभी सुखबीर जी, इन्होंने आपके पास 5 सेकंड का और समय बचा है। ठीक है मुकेश जी, जल्दी से अपनी बात पूरी हमारी सरकार मेरे पास इतना ही समय है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना यानी प्रदेश की विकास की गति को दिशा देना है। अब ऐसे में जहां एक तरफ HPSC की भर्ती नीतियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष समर्थन देने पहुंचा, वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुलेआम ही कहते हैं कि लगातार बिना पर्ची खर्ची के सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है। अब जमीनी हकीकत क्या है, उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।